औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, जोग्राफिया जुमात बराए हफ्तन आज इसके दूसरे चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। पहला चैप्टर तो इख्तिताम पजीर हो चुका है और उसके मशकी सवालात भी हो चुके हैं और कुछ बच्चों ने मशकी सवालात करके वो मुझे सेंड किए थे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर को देने से पहले गुज़िश्ता लेक्चर से मुंसलिक कुछ अहम सवालात मैं आपके ज़हनशीन करना चाहता हूं। आई होप इसके आंसर आपको आते होंगे। तो स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर क्वेश्चंस। गुज़िश्ता से मुंसलिक सवाल नंबर 1, ज़मीन की कितनी तहें हैं और इनके नाम बताएं। यानी ज़मीन के कितने लेयर हैं। जवाब, ज़मीन की 3 बड़ी लेयर हैं जिसको हम अंदरूनी, बैरूनी और दरमियानी लेयर का नाम देते हैं, जिसको इंग्लिश में क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये पहले लेक्चर में हम दे चुके हैं ये सारी चीज़ें। सवाल नंबर 2 है, फॉल्स दरारों की कितनी किस्में हैं। इसकी भी कितनी किस्में हैं। इसकी 3 किस्में हैं, नॉर्मल फॉल्ट्स, लेटरल फॉल्ट्स, रिवर्स फॉल्ट। यानी कि उल्टी दरार, पेलवी दरार और आम दरार, ये 3 दरारें हैं। सवाल नंबर 4, सोनामी कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है। सोनामी कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है। जवाब, जापानी ज़बान का लफ्ज़ है। सोनामी जापानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी क्या है, बंदरगाह की लहरें, यानी समंदर में आने वाले बड़े बड़े तूफान। स्टूडेंट्स, क्या कुर्रे अर्ज़ पर तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं या नहीं। मेरा यही क्वेश्चन है और यही आज का हमारा टॉपिक भी होगा कि क्या कुर्रे अर्ज़ पर तब्दीलियाँ रूनुमा होती है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा। यानी कोई भी चीज़ अपनी असली हालत में नहीं रहती। अगर हम कायनात की वजूद की बात करें तो क्लास 6 में हम पढ़ चुके हैं कि 15 अरब साल पहले कायनात वजूद में आ चुकी है। अगर निज़ाम शमसी की बात करें, सोलर सिस्टम की बात करें, तो सोलर सिस्टम को वजूद में आने के तकरीबन 5000 साल हो चुके, 5 अरब साल हो गए हैं कि कायनात वजूद में आई है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तो लाजिम बात है यहाँ पे बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ रूनुमा हो चुकी हैं। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा लेक्चर है। बाब नंबर 2, अमले उरियाकारी, डिनूडेशन। ये अमले उरियाकारी कहते किसको हैं। अगर इसके लुग़वी मानी की बात करें तो लुग़त में इसके मानी है उरियाकारी। डिनूडेशन के लुग़वी मानी किसी चीज़ के ऊपर मौजूद बालाई, यानी कि ऊपर वाली बालाई ऊपर वाली तहों का हटना या साफ हो जाने के हैं। यह हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा कि उरियाकारी के मानी क्या है। यानी उरियाकारी डिनूडेशन के लुग़वी मानी किसी चीज़ के ऊपर मौजूद बालाई तहों का हटना या साफ हो जाना के है। आप बालाई तह किस पर, किसी चीज़ की भी बात करें, उसमें अगर हम चट्टानों की बात करें, पत्थरों की बात करें, मिट्टी की बात करें, ग्लेशियर्स की बात करें, तो ये चीज़ें आ जाती है। तो मतलब ये है कि इसके बालाई तहों के हटने को डिनूडेशन या उरियाकारी कहते हैं। यानी कि इसके लुग़वी मानी तो ये आ गई कि किसी चीज़ के ऊपर मौजूद बालाई तहों के हटना, यानी कि जो भी ऊपर वाली लेयर होती है उसका साफ होने को अमले उरियाकारी कहते हैं। अगर हम जोग्राफिया में बात करें तो उरियाकारी से क्या मुराद है, डिनूडेशन कहते किसको हैं। डिनूडेशन जोग्राफिया और दूसरे उलूम अर्जियात यानी जियोलॉजी में इससे मुराद एक ऐसा अमल है जो मौसमी असरात के अमल से होता है। यानी मौसमी असरात जब रूनुमा होते हैं तो ये अमल भी रूनुमा हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, अब इसका बेसिक मीन जो आ गया वो है चट्टानों के तोड़ फोड़, पत्थरों, रेत और मिट्टी के हटने को उरियाकारी का अमल कहते हैं, यानी उरियाकारी कहते हैं। वंस अगेन दीज 3 पॉइंट्स आई रिपीटेड। उरियाकारी डिनूडेशन के लुग़वी मानी किसी चीज़ के ऊपर मौजूद बालाई तहों का हटना या साफ हो जाना है।
जोग्राफिया और दूसरे उलूम अर्जियात यानी जियोलॉजी में इससे मुराद एक ऐसा अमल है जो मौसमी असरात के अमल से पैदा होते हैं। यानी कि मौसमी हालात जब होते हैं, तूफ़ान चलता है, बारिशें होती हैं, तो इस अमल में मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं जिसको उरियाकारी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें चट्टानों के तोड़-फोड़, पत्थर, रेत और मिट्टी के हटने का अमल होगा ये। इसके बाद वेदरिंग किसे कहते हैं, ये हमारा एक और लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। शिकस्त रीख जिसको हम कहते हैं, शिकस्त रीख से क्या मुराद है? अगर शिकस्त रीख की हम बात करें तो इसमें पॉइंट नंबर 1 मैंने लिखा है, माहौलियाती असरात की वजह से चट्टानों, पत्थरों, मिट्टी या मादनियात के टूटने और बिखरने को शिकस्त रीख कहते हैं। तो अब हम डायरेक्टली बता सकते हैं शिकस्त रीख टूटने और बिखरने के अमल को शिकस्त रीख कहते हैं। टूटने और बिखरने को शिकस्त रीख कहते हैं। इसमें माहौलियाती असरात की वजह से चट्टानों यानी माहौलियाती असरात मुख्तलिफ़ किस्म के वेदर इस पर असर करते हैं जिसकी वजह से चट्टानों की तोड़ फोड़ होती है। पॉइंट नंबर 2 है, शिकस्त रीख में बारिश, पानी और बर्फ़ के चट्टानों पर गिरना, कीमियावी मवाद का अमल, पौधों की जड़ों का दबाव और मौसमी तग़य्युरात वगैरह शामिल है। तो शिकस्त रीख में जो चीज़ें सरगर्मी अमल होती हैं उसमें बारिश, पानी और बर्फ़ के चट्टानों पर गिरना, कीमियावी मवाद का अमल, पौधों के जड़ों का दबाव और मौसमी तग़य्युरात तब्दीलियों को कहते हैं। यानी मौसमों में तब्दीलियाँ आती हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के चट्टानों की शक्ल व शबाहत भी चेंज होती जाती है, तो इस अमल को हम शिकस्त रीख कहते हैं। वंस अगेन आई रिपीट दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शिकस्त रीख में बारिश, पानी और बर्फ़ के चट्टानों पर गिरना, कीमियावी मवाद से मुराद यानी कि उस पर केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। वो कैसे होते हैं वो हम आगे कीमियावी शिकस्त रीख में डिटेल से बताएंगे आपको। तो ये पॉइंट अपने ज़हनशीन कर दें कि पौधों के जड़ों के दबाव और मौसमी तग़य्युरात, इसमें मेन पॉइंट है कि मौसमी तग़य्युरात से शिकस्त रीख का अमल होता है। मौसमी तग़य्युरात यानी कि मौसम कभी बहुत गर्म होता है, मौसम कभी बहुत सर्द होता है, कभी बर्फबारी हो जाती है, तो लाजिम बात है वो अपने असरात छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो आगे स्टूडेंट्स, शिकस्त रीख बुनियादी तौर से इसकी 2 किस्में हैं। यानी वेदरिंग जब भी होती है तो वो उनके 2 बड़ी अक़साम होती हैं। ये चीज़ अपने माइंड में रखें, ये हमारा MCQ है। शिकस्त रीख के कितनी अक़साम है? शिकस्त रीख के कितने अक़साम हैं? शिकस्त रीख के 2 बड़ी किस्में हैं, एक को तबाई शिकस्त रीख और दूसरे को कीमियावी शिकस्त रीख। ये तिबी नहीं है, अच्छा तबाई ये प्रोनाउंस करें, तबाई शिकस्त रीख यानी कि फिज़िकल वेदरिंग और दूसरा केमिकल वेदरिंग। तिबाई शिकस्त रीख में क्या होता है, यहाँ पे मैंने इसके जो की पॉइंट्स है यहाँ पे लिखे कि तिबाई शिकस्त रीख से क्या मुराद है। ये हमारा क्वेश्चन होगा, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है कि तिबाई शिकस्त रीख और कीमियाई शिकस्त रीख में क्या फ़र्क है। अगर तिबाई शिकस्त रीख की बात करें तो तिबाई शिकस्त रीख को आसानी से ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे हथौड़े से पत्थर तोड़ दिया जाए, यानी फिजिकल फोर्स वहाँ पर लगे तो उसको हम तिबाई शिकस्त रीख कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ तिबाई शिकस्त रीख में ज़मीन और चट्टानें बरह रास्त फ़िज़ाई हालात से मुतासर होकर रेज़ा हो जाती है। चट्टानें किससे रेज़ा हो जाती है? फ़िज़ाई हालात से। फ़िज़ाई हालात यानी कि वहाँ पे हवाएं चलती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, या उस पर बारिशें होती हैं, तो इसको हम फ़िज़िकल शिकस्त रीख कहते हैं या फ़िज़िकल वेदरिंग भी कहते हैं। ये कैसे होती है कि तिबाई शिकस्त रीख में ज़मीन और चट्टानें बरह रास्त फ़िज़ाई हालात से मुतासर होकर रेज़ा हो जाती है। मसलन गर्मी, सर्दी, बारिश, पानी, बर्फ़ वगैरह। इसमें बर्फ़ से सबसे ज़्यादा मुअस्सर अमल है, यानी कि शिकस्त रीख में बर्फ़ बहुत मुअस्सर अमल है, क्योंकि बर्फ़ मुसलसल चट्टानों पर होती रहती है, तो इसकी वजह से उसकी शक्ल व शुबाहत में भी बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा होती है। पत्थर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और उसमें आसानी के साथ शिकस्त रीख हो सकती है, यानी तबाई यानी कि उसमें तोड़ फोड़ होती रहती है। स्टूडेंट्स, तिबाई शिकस्त रीख के ये 3 पॉइंट बहुत अहम है, ये आपने अपने माइंड में रखे, ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा भी होंगे। तो स्टूडेंट, वंस अगेन आई रिपीट दिस, तिबाई शिकस्त रीख को आसानी से ऐसे समझा जा सकता है, यानी कि जिससे हथौड़े से पत्थर तोड़ दिए जाएं, यानी कि जिसमें फोर्स लगाया जाए या फिज़िकल चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो। पॉइंट नंबर 2 में मैंने लिखा है कि तिबाई शिकस्त रीख में ज़मीन और चट्टानें बरह रास्त यानी लाइव डायरेक्टली फ़िज़ाई हालात से मुतासर होकर चट्टानें रेज़ा हो जाती हैं। यानी इसमें अगर जो चीज़ें अमल में होती है तो उसमें गर्मी, सर्दी,
बारिश, पानी, बर्फ़ वगैरह, और इसमें बर्फ़ सबसे ज़्यादा मौसर आमिल है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में मैंने लिखा है, दरख्तों के जड़ें पानी की तलाश में दरारों में घुस जाती हैं, यानी कि पानी की तलाश में मुख्तलिफ़ किस्म के दरारों में घुस जाती हैं, यानी वो मुख्तलिफ़ चट्टानों में चली जाती है। तो क्या होता है कि जब ये चट्टानों में चली जाती है तो सख्त चट्टानों को तोड़ती पोड़ती है, यानी कि जब वो चट्टानों के अंदर वो उसकी जड़ें चली जाती हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के चट्टानों में शिगाफ पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये तबाई शिकस्त और इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद केमिकल वेदरिंग की बात करें तो कीमियाई शिकस्त और रीख, तो इसमें हम सिंपल अल्फाज में कहें तो कीमियाई शिकस्त और रीख को आसानी से ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे पत्थरों पर तेज़ाब डाल दिया जाए। जब पत्थर पर तेज़ाब डाल दिया जाता है तो पत्थर में तोड़ फोड़ का अमल बहुत आसानी के साथ हो सकता है। तो हम देखो बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल डालते हैं। अब कुएँ खोदते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब बहुत बड़ा चट्टान यानी पत्थर आ जाए तो उस में थोड़ा सा शिगाफ करके मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स डाले जाते हैं, जिससे ब्लास्ट हो जाता है तो वो पत्थर टूट जाता है। तो ये कौन सा अमल हुआ? कीमियाई अमल हुआ। पॉइंट नंबर 2, इसमें कीमियाई या नामियाती मुरक्कबात यानी ऑर्गेनिक जो मुरक्कबात होते हैं, यानी कि इंसानी फासिद मादे जो होते हैं, यानी ये जो चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हो गए या मुख्तलिफ़ किस्म के इंसान जो कि मर जाते हैं तो उनके जितने बकायात होते हैं वो जाके मुख्तलिफ़ किस्म के चट्टानों में पड़ जाती हैं। तो उससे वो चीज़ें यानी वो चट्टानों में तोड़ फोड़ का अमल होता रहता है। तो इसमें कीमियावी या नामियाती मुरक्कबात से क्या मुराद है? ऑर्गेनिक चीज़ें, जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ये पत्थरों पर पड़ जाती है तो ये केमिकल रिएक्शन देती है यहाँ पर, तो वो पत्थर आसानी के साथ चटक कर टूट जाती है। तो इसमें इस कीमियावी शिकस्त या नामियाती मुरक्कबात के महलूल यानी कि सोल्यूशन चट्टानों पर अमल करती है और इनमें मौजूद हाल पजीर मादनियात को ख़त्म करके इन्हें इतना खोखला कर देते हैं कि वो टूट कर बिखर जाते हैं। यानी जितनी भी जो इंसानी फासिद मादे होते हैं या जानवरों के फासिद मादे होते हैं वो चट्टानों में घुस जाते हैं और वो आसानी के साथ चट्टानों के तोड़ फोड़ का अमल करते रहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद मवाद का कसाव का अमल यानी मास वेस्टिंग का भी अमल होता है। तो ये कैसे होता है? इसमें हम कहते हैं कि मवाद का कसाव ढलवान सतहों पर कशिश सकर यानी ग्रेविटी की वजह से पत्थरों और मिट्टी के फिसलने या सरकने को कहते हैं। यानी मवाद का कसाव कैसे होता है? जब सतह ढलवानी हो, ऐसे लाइक दिस यानी कि ऐसा सतह ढलवानी हो तो कसाव का अमल काफ़ी तेज़ होता है। ठीक है, तो चीज़ें सरकना शुरू हो जाती हैं। इसको मास वेस्टिंग भी कहते हैं। वेस्टिंग से मुराद क्या है? वेस्टिंग से मुराद है कि चट्टान या पहाड़ का एक मखसूस हिस्सा जो इस तरह अपनी ऊंचाई ज़ाया कर रहा हो उसको मवाद का कसाव ये कहते हैं, यानी मास वेस्टिंग का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट्स, मवाद के कसाव के लिए मौजू हालात कौन से हैं? अब वो मौजू हालात तो मैं आपको बता चुका हूँ ये डायग्राम बनाकर, यानी कि ढलवानी सतह पर मवाद का खसाव काफ़ी ज़्यादा होता है जिसको हम मास वेस्टिंग का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं जिससे मवाद का कसाव का अमल होता है। यानी मवाद के कसाव के लिए मौजू हालात कौन से हैं? मंदरज़ेल हालात की मौजूदगी में मवाद के कसाव का अमल तेज़ होगा, जैसे कि ज़्यादा ढलवानी सतह हो या शिकस्त और रीख का अमल काफ़ी तेज़ हो, पानी की मौजूदगी या जंगलात की कमी। अगर जंगलात की कमी होगी तो मवाद का कसाव काफ़ी तेज़ी के साथ होता जाएगा। और ज़्यादा ढलवानी से मुराद क्या है कि ऐसी सतह कि जिसकी सतह ऊंची हो, बुलंदी पर हो, तो वहाँ पर मवाद का कसाव काफ़ी ज़्यादा होता है। स्टूडेंट्स, मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन हमें ये बातें काफ़ी मैंने आपको 1 बाय 1 आपको बता दी कि जिसमें शिकस्त यानी तोड़ फोड़ हो तो वहाँ पर भी मवाद का कसाव काफ़ी ज़्यादा होगा। इसके साथ पानी की मौजूदगी काफ़ी ज़्यादा होगी तो लाजमी बात है कि मास वेस्टिंग का काम ज़्यादा तेज़ी के साथ होगा। और इसके साथ साथ जंगलात की कमी होगी तो लाजमी बात है कि वहाँ पर क्या होगा? लैंडस्लाइडिंग भी काफ़ी तेज़ी के साथ होता जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद बहुत अहम पॉइंट पर आते हैं ज़मीनी कटाव। ये हम 8th क्लास में भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इरोजन
कब होती है ये कुदरती अवामिल मसलन हवा, पानी, ग्लेशियर वगैरह सतह ज़मीन को कुरेदते रहते हैं। इस अमल को कटाव का अमल कहते हैं। कौन कौन सा अमल है? ये वो अमल है कि जिसमें कुदरती अवामिल मसलन हवा, पानी, ग्लेशियर वगैरह सतह ज़मीन को कुरेदते रहते हैं। इस अमल को कटाव का अमल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अक्सर औक़ात बड़े बड़े पत्थर दरियाओं और नदी नालों में तवील सफ़र करते और आपस में टकरा कर तह में रगड़ का कर घुस कर रेत और बारीक मिट्टी में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ होती है और क्योंकि इसमें कसीर मिक़दार में मादनियात होते हैं, जब ये ज़मीन दरियाओं के साथ आकर नीचे मैदानों में फैलती है तो वहाँ पर उम्दा फसलें भी होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम झेल की बात करें तो वो 4 बुनियादी अनासर जो जिनके ज़रिए कटाव का अमल होता है वो कौन कौन से हैं? स्टूडेंट्स, मंदरज़ेल बुनियादी अनासर कटाव का अमल करते हैं, जिसमें आब रवां, हवा, बर्फ़ानी तोदे, समंदरी मौजें। तो स्टूडेंट, आब रवां से क्या मुराद है? ये बहता हुआ पानी कटाव का सबसे कारगर यानी सबसे अहम अंसर है। इसके साथ साथ ये हर अंदाज में ज़मीन की तोड़ फोड़ करके इसके ज़रा छोटे छोटे टुकड़ों को बहा ले जाती है। तो मतलब आब रवां से मुराद क्या है? यानी बहता हुआ पानी, बहते हुए पानी को आब रवां कहते हैं। इसके बाद दूसरा कटाव का दूसरा अमल जिसको कहते हैं विंड एक्शन। विंड एक्शन की बात करें तो तेज़ रफ्तार हवा या आंधी के ज़रिए से रेगिस्तानों और खुश्क खुले मैदानों में कटाव का खासा वाज़े अमल होता है। ठीक है, तो जिसमें रेगिस्तानों में आंधी आना एक मामूल की बात होती है। इस तेज़ रफ्तार हवा में रेत के ज़र्रात शामिल होते हैं और शहरा में मौजूद चट्टानों से रगड़काने के बाद गुज़रते हैं और इसका असर बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे हम पत्थरों को रेगमाल से घस लें। तो इसको हवा का अमल कहते हैं। इसके बाद दूसरा बड़ा अमल है जिसको हम कहते हैं क्या? बर्फ़ानी तोड़े, ग्लेशियर बर्फ़ के बड़े बड़े तोदों को कहते हैं जो मीलों लंबे हो सकते हैं। ग्लेशियर आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी ढलानों पर खिसकते हुए नीचे की जानिब सफ़र करते हैं। इस सफ़र के दौरान पहाड़ी ढलवानों को कुरेदते जाते हैं और चौड़ी वादियाँ वजूद में आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ समंदरी मौजों का भी बहुत बड़ा अमल दखल होता है। समंदरी मौजें क्यों? समंदरी मौजों की बात करें, समंदरों में उठने वाली मौजें साहिली इलाकों में चट्टानों से मुस्तकिल टकराती रहती है और इनको काटती रहती है। इसके अलावा चट्टानों से खासी तादाद में पत्थर टूटकर साहिल पर गिरते रहते हैं जो मौजों के जद में आकर मुस्तकिल आगे पीछे होते रहते हैं। इस तरह वो बहुत जल्द रेत में बदल जाते हैं और साहिल समंदर पर मोटी रेत इसी तरह जमा होने शुरू हो जाती है। तो ये स्टूडेंट्स, ये तो आज का हमारा लेक्चर था। इसके की पॉइंट्स को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, तो अब आप लोगों ने सुनना है। अमले उरियाकारी से क्या मुराद है? शिकस्त और रीख किसे कहते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन इस लेक्चर में हमने कवर कर चुके हैं। तो बाब नंबर 2, उरियाकारी। उरियाकारी कहते हैं डिनोटेशन को। उरिया के लफ्ज़ी मानी क्या है? मैंने आपको लुग़वी मानी बता दिया। लुग़वी मानी से यानी कि ऊपर की तहों का हटना मैंने आपको डिटेल में बता दिया। उरियाकारी डिनोटेशन के लुग़वी मानी किसी चीज़ के ऊपर मौजूद बालाई तहों का हटना, साफ़ हो जाना के है। जोग्राफिया और दूसरे उलूम अर्जियत यानी जियोलॉजी में इससे मुराद एक ऐसा अमल है जो मौसमी असरात के अमल से होता है। चट्टानों के तोड़ फोड़, पत्थरों, रेत और मिट्टी के हटने को उरियाकारी कहते हैं। यह हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा। अच्छा, शिकस्त और रीख से क्या मुराद? ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। माहौलियाती असरात की वजह से चट्टानों, पत्थरों, मिट्टी, मादनियात के टूटने और बिखरने को शिकस्त और रीख यानी वेदरिंग कहते हैं। शिकस्त और रीख में बारिश, पानी और बर्फ़ का चट्टानों पर गिरना, कीमियावी मवाद का अमल, पौधों की जड़ों का दबाव और मौसमी तग़य्युरात यानी मौसमी तब्दीलियाँ भी शामिल है। शिकस्त और रीख यानी वेदरिंग, बुनियादी तौर पर इसकी दो किस्में अपने माइंड में रखें। तबई शिकस्त और रीख और दूसरा है कीमियावी शिकस्त और। तबई शिकस्त और रीख किसे कहते हैं? तबई शिकस्त और रीख को आसानी से ऐसे समझा जा सकता है जैसे हथौड़े से पत्थर तोड़ दिए जाए। तबई शिकस्त और रीख में ज़मीन और चट्टानें बराह रास्त फ़िज़ाई हालात से मुतासर होकर रेज़ा रेज़ा हो जाती है। मसलन गर्मी, सर्दी, बारिश, पानी, बर्फ़ वगैरह। इसमें बर्फ़ सबसे ज़्यादा मुअस्सर आमर है, यानी कि शिकस्त और रीख में सबसे मुअस्सर आमर कौन सा है? बर्फ़बारी यानी ग्लेशियर्स।
और साथ में दरख्तों के जड़ें पानी की तलाश में दरारों में घुस कर दबाव पैदा कर देती है। मैं आपको बता चुका हूँ। और सख्त चट्टानों को तोड़ फोड़ती रहती है। कीमियाई शिकस्त और इससे क्या मुराद है स्टूडेंट्स? कीमियाई शिकस्त और ईद को आसानी से ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे पत्थर पर तेज़ाब डाल दिया जाए और इसमें कीमियाई या नामियाती मुरक्कबात को मेलूल चट्टानों पर अमल करते हैं और इनमें मौजूद हल पजीर मादनियात को ख़त्म करके इन्हें इतना खोखला कर देते हैं कि वो टूट कर बिखर जाते हैं। इसके बाद मवाद का कसाव, मास वेस्टिंग की बात करें तो मवाद का कसाव ढलवान सतहों पर कशिश सकरन ग्रेविटी की वजह से पत्थरों और मट्टी के फिसलने या सरकने को कहते हैं। वेस्टिंग से मुराद है कि चट्टान या पत्थर का एक मखसूस हिस्सा जो इस तरह अपनी ऊंचाई ज़ाया कर रहा हो। मवाद का कसकाव के लिए मौजू हालात कौन से हैं? मंदरज झेल हालात की मौजूदगी में मवाद का कसकाव का अमल होता है। कौन कौन से? ज़्यादा ढलवानी सतह, शिकस्त और रीख, पानी की मौजूदगी, जंगलात की कमी। कटाव किसे कहते हैं? कुदरती अवामिल मसलन हवा, पानी, ग्लेशियर वगैरह सतह ज़मीन को कुरेदते यानी कि काटते रहते हैं। इस अमल को कटाव का अमल कहते हैं। कटाव के अमल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं स्टूडेंट्स? मंदरज झेल बुनियादी अनासर जो कटाव में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है, जिसमें आब रवां, हवा, बर्फ़ यानी तोदे यानी ग्लेशियर, समंदरी मौजे वगैरह है। सुनिए, तो आज का हमारा लेक्चर था। आज का होमवर्क आपके लिए ये है। आज के पॉइंट में हमने अमली उर्वरकारी के बारे में पढ़ा। अमली उर्वरकारी किसे कहते हैं और शिकस्त और रीख की अक़साम बयान करें। ये असाइनमेंट पेपर पर आप लोगों ने लिखने हैं, ठीक है। अमली उर्वरकारी किसे कहते हैं, जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको रिपीट किए हैं, आप बुक भी टच कर सकते हैं। और शिकस्त और रीख की अक़साम बयान करें। शिकस्त और रीख की दो बड़ी किस्में यानी कीमियावी शिकस्त और रीख और तबई शिकस्त और रीख आप लोगों ने अपने अल्फाज में बयान करने हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। अल्लाह ने के बाद खुदा हाफिज़।